आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदित्य तिवारी, सहायक प्राध्यापक RCT भिलाई। आज की इस प्रस्तुति में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस प्रस्तुति का विषय है कंपाइलर डिज़ाइन में SLR पार्सर, और हम कह सकते हैं SLR पार्सिंग। तो SLR पार्सिंग सबसे मेन चीज़ है। आपने कंपाइलर में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी चीज़ को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा आपको पता है कंपाइलर डिज़ाइन का हमारा यूज़ क्या पर है, क्योंकि कंपाइलर का काम ही एक रहता है कि जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज से, क्योंकि यूज़र कंफर्टेबल होता है किस चीज़ में, हाई लेवल लैंग्वेज से। पर मशीन जो रहती है कंप्यूटर के अंदर की मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाती है, वो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को या फिर लो लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाती है। उस चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर की। और कंपाइलर किसकी मदद से काम करता है? बहुत सारे पार्सिंग की मदद से काम करता है, जिसको हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो सिंटैक्टिकली वर्क करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे पार्सर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे पार्सर हैं हमारे पास, ऐसा जिसके बारे में मैं वर्णन करूँगा। तो एक एक करके मैं सभी पार्सर को समझाऊंगा कि क्या क्या पार्सर होते हैं, कैसे कैसे उसमें काम होता है। हर एक पार्सर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्सर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ऐसे हर पार्सर के ऊपर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिए कैसे ये काम करता है। काफ़ी अच्छा टेक्निकली है, कैसे इसमें रिस्पॉन्ड करता है, कैसे अंदर में मशीन कैसे काम करती है, कैसे उसको वहाँ तक लेके जाती है, ये हमको एक एक बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चालू करते हैं SLR पार्सर के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया कंपाइलर का जो महत्वपूर्ण मेन जो काम है वो काम है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और उसके लिए हमको बहुत सारे पार्सर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए पहले समझते हैं कि कंपाइलर डिज़ाइन में SLR पार्सर का क्या मतलब है और क्या उसका परिचय क्या है। यदि आप कोई पूछता है तो आप क्या बताना चाहेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में या परिचय के बारे में? तो सबसे पहले तो LR पार्सिंग। आपको SLR को समझने के लिए पहले आपको LR को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको LR समझ में नहीं आएगा तो आपको SLR समझ में नहीं आएगा। LR एक बार आपको समझ में आ गया तो उसका एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका SLR पार्सिंग। पर LR आपको जब तक आपको क्लियर नहीं, खासकर उसमें भी LR0, यदि आपको क्लियर नहीं है तो आपको SLR समझ में आएगा ही नहीं। तो आज अपन LR0 के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे वो बनता है, फिर उसके बाद अपन SLR को पूरा अच्छे से समझेंगे कैसे उसमें काम होता है। तो LR पार्सिंग एक बॉटम अप पार्सिंग है। अच्छा, इसमें साथ ही साथ में आपको टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग, इसके दोनों की जो है प्रस्तुति ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ पर टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है और बॉटम अप पार्सिंग क्या अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि एक बार आपको टॉप डाउन पार्सिंग या बॉटम अप पार्सिंग समझ में नहीं आएगी, यदि आपने उस प्रस्तुति को नहीं देखा है तो इसको समझना भी बहुत मुश्किल जाएगा। सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो आपको सबसे पहले टॉप डाउन पार्सिंग या बॉटम अप पार्सिंग दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा, उनके प्रेजेंटेशंस में जाके, उसकी प्रस्तुति में जाके, तभी आप इस यहाँ पर SLR को आइए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो मेरा जो विषय है, मैं आपको SLR के बारे में बताऊँगा, टॉप डाउन और बॉटम जो ऑलरेडी पहले से हो चुका है उसकी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इसमें व्याख्या करेंगे। तो LR पार्सिंग में एक जो SLR जो होता है उसके अंदर में LR पार्सिंग होती है, और LR पार्सिंग एक सब पार्ट ऑफ अ SLR पार्सिंग। यदि मैं बोलना चाहूँगा तो SLR एक बड़ा फॉर्म है, उसके छोटे से फॉर्म में अंदर रूप में एक LR0 भी काम करता है। तो LR पार्सिंग किसका उपयोग करता है? बॉटम अप पार्सिंग का उपयोग करता है। कि एक टॉप डाउन अप्रोच होती है और एक क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप पार्सिंग का यूज़ करते हुए LR पार्सिंग हमारी बनती है। इसका उपयोग संदर्भ मुक्त व्याकरण या ग्रामर में बोलता हूँ इंग्लिश में, व्याकरण या ग्रामर, जिसमें ग्रामर के अंदर में क्या होता है, प्रोडक्शंस रूल्स होते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूसर होता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्शंस होते हैं उसके। और आपको खासकर इसमें ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं या नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं और टर्मिनल्स क्या होते हैं। इनका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में समझा होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स क्या होते हैं। इनका आपको वर्णन पहले से पता होना चाहिए था। इनकी ही मदद से हमारी क्या बनती है, व्याकरण बनती है, यानी कि इसको हम लोग ग्रामर भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग संदर्भ मुक्त व्याकरण को पार्स करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कंपाइलर द्वारा किया जाता है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एक तकनीक होती है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, जिसका आपका SLR पार्सिंग एक प्रकार का LR पार्सिंग है, जिसका उपयोग किसी दिए गए इनपुट स्ट्रिंग, यदि कोई भी स्ट्रिंग आपको गिवन होगी, आपके पास कोई भी एक नाम भी हो गया, आपका नाम भी एक इनपुट स्ट्रिंग कहलाता है। तो जैसे कोई भी एक नाम मिला, सचिन है, सचिन तेंदुलकर एक स्ट्रिंग हो गई आपके पास, तो सचिन तेंदुलकर एक पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इनपुट स्ट्रिंग के सिंटैक्स की जाँच के लिए किया जाता है। SLR पार्सर की बेहतर समझ पाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के ब्लॉक के थ्रू समझना होगा। चलिए अपन समझते हैं ब्लॉक कैसे काम करता है।
पहले इसको समझने के लिए मैं आपको लेख में शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग या मैं बोलूँ SLR पार्सिंग एल्गोरिदम का प्रमुख तत्वों को पूरी तरह से शामिल किया गया है। ये वर्णन करता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। परीक्षण इनपुट में स्टैक क्रियान्वयन के साथ साथ इनपुट प्रतीकों से एक पार्सिंग तालिका की निर्माण करता है। चलिए अपन पहले समझते हैं पार्सर क्या काम करता है, तभी मैं बाकी सब चीज़ों को एक दूसरे से आपको जोड़ पाऊंगा, समझा पाऊंगा। तो पार्सर सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। बस चिटर आप किसी को बोलता है पार्सर क्या बोलता है तो आपको बोलना है कि पार्सर क्या करता है, सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो आमतौर पर एक कंपाइलर के साथ आता है। ये मार्कअप टैग, इंटरेक्टिव ऑनलाइन कमांड और अनुक्रमिक स्रोत प्रोग्राम निर्देशों जैसे परिभाषित इंटरफेस का उपयोग करके इनपुट प्राप्त करता है। पार्सर्स को जो जानकारी प्राप्त होती है उसे संज्ञा चीजें, क्रिया, तरीके और उनकी विशेषताएं या विकल्पों जैसे घटकों में विभाजित किया जाता है। एक पार्सर अतिरिक्त रूप से सत्यापित कर सकता है कि सभी आवश्यक इनपुट प्रदान किए गए हैं। कंपाइलर आवश्यक यानी कि ये पूरा एक सेंटेंस अब कंप्लीट होना चाहिए, जितनी ज़रूरत होती है सेंटेंस में वो सब उसमें है कि नहीं है। कंपाइलर तकनीक में दो प्रकार के पार्सर होते हैं, ऊपर से नीचे पार्सर और नीचे से ऊपर पार्सर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच बोलते हैं या बॉटम टू अप पार्सर बोलते हैं। जब पार्सिंग ऊपर से नीचे की जाती है तो इनपुट प्रतीक पहले प्रारंभ प्रतीक में बदला जाता है। पार्सिंग की बॉटम अप विधि सबसे दाहिनी स्ट्रिंग विपत्तियों के उलट कर इनपुट प्रतीकों से प्रारंभ प्रतीक तक पार्स ट्री का निर्माण करती है। और पार्स ट्री को ही मैं क्या बोलता हूँ, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर भी बोलता हूँ। अब कंपाइलर डिज़ाइन में पार्सर के प्रकार क्या होते हैं। तो पार्सर कंपाइलर का वह चरण है जो इनपुट के रूप में एक टोकन स्ट्रिंग लेता है और मौजूद व्याकरण यानी कि ग्रामर की मदद से इसे संबंधित इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन यानी कि IR में परिवर्तित करता है। पार्सर को सिंटैक्स एनालाइजर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपको इस ट्री स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबसे पहले पार्सर है। पार्सर के दो अप्रोचेस होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप अप्रोच। ये अपने आप में अलग अलग फील्ड हैं जिसके व्याख्या ऑलरेडी आपको प्रस्तुति में दे दी गई है। तो यहाँ पे उसके क्योंकि मैं SLR में पहुँचना रहा हूँ तो SLR आता कहाँ से ये आपको जानकारी में देना चाहता हूँ। तो पार्सर का ही पार्ट है। पार्सर पहले टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच में विभाजित होता है। फिर टॉप डाउन में हम लोग अलग चले जाते हैं जहाँ पर रिकर्सिव डिसेंट पार्सर आता है। दूसरा मेरे पास LL1 पार्सर आता है। बट क्योंकि मैं SLR की बात कर रहा हूँ तो मैं टॉप डाउन में जाते हुए मैं किस अप्रोच में जाऊँगा, बॉटम अप अप्रोच में जाऊँगा। तो नीचे से ऊपर वाले जो पार्सर होते हैं, जो पार्सर के अंदर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम अप पार्सर बोलते हैं। बॉटम अप पार्सर अब फिर से विभाजित होता है दो भागों में। इसका पहला भाग है LR पार्सर और दूसरा भाग है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का भी एक आपके पास ट्यूटोरियल है, आपने प्रस्तुति दी है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या वो होता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हमारा हो चुका है, उसको मैं ध्यान दूंगा। अब मैं आऊँगा किसमें, LR पार्सर में। LR पार्सर के अंतर्गत में हमारे पास बहुत सारे पार्सर आते हैं जिसका नाम है LR0, SLR1, LALR1, CLR1। ये हमारे विभिन्न टाइप के क्या है, पार्सर हैं। तो जैसे हम आज हमारा जो मुख्य विषय है वो SLR है, पर SLR को समझने के लिए जब तक कि ग्रामर LR0 नहीं होगी जब तक कि वो SLR1 नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि SLR को बनाने के लिए ग्रामर का LR0 में होना या उससे गुजरना बहुत ज़रूरी है। यदि वो वहाँ से LR0 आप नहीं निकाल पाएंगे, आप SLR नहीं निकाल पाते। तो 90% आपको LR0 पहले समझना पड़ेगा, LR0 क्या होता है, उसके बाद ही आप SLR1 को समझ पाएंगे। तो SLR को समझने के लिए आपका LR0 कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो आज मैं बताऊंगा कैसे इसमें LR0 पहले निकालते फिर उसमें फिर उसके बाद जब वो निकल जाएगा उसका आउटपुट आ जाएगा, फिर उसमें क्या दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को कैसे हम SLR1 से ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में आपको वर्णन करूँगा। चलिए अब बात करते हैं पार्सर के प्रकार। तो पार्सर में मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर में, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। टॉप डाउन अप्रोच हल्का फुल्का बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, फिर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो टॉप डाउन पार्सर वह पार्सर है जो नॉन टर्मिनल यानी कि गैर टर्मिनलों का विस्तार करके व्याकरण प्रस्तुति की सहायता से दिए गए इनपुट स्ट्रिंग के लिए पार्स उत्पन्न करता है। यानी
ये प्रारंभ प्रतीक से शुरू होता है, जब स्टार्टिंग सिंबल जो होता है वहाँ से आरंभ होता है और टर्मिनल पर समाप्त होता है। यानी मैं बोलना दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ तो नॉन टर्मिनल से कोई भी चीज़ आरंभ होती है, यदि वो नॉन टर्मिनल पर ख़त्म हो रही है तो वो रिड्यूस नहीं हुई है, आपको उसको टर्मिनल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या है, नॉन टर्मिनल से आरंभ होता है और टर्मिनल में क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। ये बाईं ओर से व्युत्पत्ति का उपयोग करता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट्स यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्या करता है, ये यूज करके अपने आप को सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर या मैं बोल सकता हूँ एक आपका ट्री में जनरेट करता है। इसके अलावा टॉप डाउन पार्सर को दो प्रकारों में और वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है हमारा रिकर्सिव, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति के वंश पार्सर बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है गैन पुनरावृत्ति वंश, यानी कि इसको हम लोग नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर भी कहते हैं। रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर को ब्रूट फोर्स पार्सर या और दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ बैक ट्रैकिंग पार्सर के रूप में भी जाना जाता है। ये मूल रूप से पार्श्विक बल और बैक ट्रैकिंग का उपयोग करके पार्स ट्री उत्पन्न करता है। पार्स ट्री जैसे बताया सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर उत्पन्न करता है। नॉन और दूसरा मैं बोलना चाहूँ नॉन आपका रिकर्सिव यानी कि गैर पुनरावृत्ति वंश पार्सर को LL1 पार्सर या पुनरावृत्ति पार्सर के बिना बैक ट्रैकिंग पार्सर या गतिशील पार्सर के रूप में भी जाना जाता है। ये बैक ट्रैकिंग के बजाय पार्स ट्री उत्पन्न करने के लिए पार्सिंग तालिका का उपयोग करता है। अब हम सोचते हैं बॉटम अप पार्सर क्या होता है। तो ये जितना मैं बताया टॉप डाउन के बारे में था, अब समझते हैं बॉटम अप, क्योंकि हमारा जो SLR है पूरा बॉटम अप अप्रोच में ही काम करने वाला है। तो बॉटम अप पार्सर वह पार्सर है जो टर्मिनलों को संपीड़ित करके व्याकरण प्रस्तुति की सहायता से दिए गए इनपुट स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री उत्पन्न करता है, यानी यह टर्मिनलों से शुरू होता है और प्रारंभ प्रतीक पर समाप्त होता है। ये सबसे दाहिनी व्युत्पत्ति के विपरीत का उपयोग करता है। इसके अलावा बॉटम अप अप्रोच जो पार्सर है को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो हमने क्या किया है LR पार्सर और दूसरा हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, जिसके बारे में मैंने वर्णन किया था अभी आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ LR पार्सर के बारे में। एक बार LR समझ में आ गया तो फिर आपको SLR समझने में दिक्कतें नहीं जाएंगी। तो LR पार्सर एक बॉटम अप अप्रोच है, शिफ्ट रिड्यूस भी है, इसमें गैर पुनरावृत्ति पार्सर है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं कि आपके पूछता है LR पार्सर किसको बिलोंग करता है। तो बॉटम अप अप्रोच, शिफ्ट रिड्यूस, साथ ही साथ में नॉन रिकर्सिव पार्सर यानी गैर पुनरावृत्ति पार्सर भी है। ये संदर्भ मुक्त व्याकरण के एक व्यापक वर्ग की नियोजित करता है जो इसे सबसे प्रभावी वाक्यनिव्यास विश्लेषण उपकरण बनाता है। LR पार्सर को LR पार्सर के रूप में भी जाना जाता है, जहां एक इनपुट स्ट्रिंग को बाएं से दाएं स्कैनिंग के लिए, मतलब एक जितनी आपकी टेप में रहेगी स्ट्रिंग उसको 1 by 1 क्या कहेंगे स्कैन किया जाता है, के लिए सबसे दाएं व्युत्पत्ति के पीछे बनाने के लिए है। और ये उपयोग किए जाने वाले लुक हेड प्रतीकों की संख्या है। निर्णय लेना सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं को LR पार्सर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जो मजबूत और प्रभावी है। इसका उपयोग कई प्रसिद्ध दुभाषियों और जैसे एम्बिग्यूटीज हम बोल सकते हैं, दुभाषियाँ यानी एम्बिग्यूटीज और संकलकों द्वारा किया जाता है, जिनमें पायदान, दुभाषीय और GCC संकल्प शामिल हैं। अब हम समझते हैं LR पार्सिंग के लाभ क्या हैं। LR पार्सिंग में के कुछ महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं कि सबसे पहला बोलूँगा मैं तो LR पार्सर ऊपर से नीचे यानी कि रिकर्सिव पार्सर की तुलना में व्याकरण के एक बड़े वर्ग को पार्स कर सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी ग्रामर आपके पास है, प्रोडक्शन रूल्स काफ़ी सारे हैं आपके पास, उस पूरी चीज़ों को रिकर्सिव के थ्रू क्या करके उसकी तुलना में आप अच्छे से पार्स कर सकते हैं। LR पार्सर आमतौर पर संदर्भ मुक्त व्याकरण द्वारा निर्दिष्ट सभी प्रोग्रामिंग भाषा निर्माणों को पहचान सकते हैं। फिर अलग इसमें लाभ में आता हूँ तो ये लगभग हर प्रोग्रामिंग संरचना को समझता है, जिसमें CFG के कॉन्टेक्स्ट यानी CFG यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को व्यक्त किया जा सकता है।
एलआर पार्सर त्रुटियों यानी कि गलतियों यानी कि एरर्स का तुरंत पता लगा सकते हैं। मुझे एरर आएगी बहुत जल्दी ये पता लगा लेगा कहाँ पे कौन सी एरर है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग जब करते हैं आपने देखा होगा जब आप रन कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराने में आपके कोई सिंटेक्स में एरर है तो वहाँ पे एरर को बताता है कि कहाँ पे कौन सी एरर है, क्या चीज़ आपकी छूट गई है या क्या चीज़ आपने गलत लगाई है। तो ये सब जो होता है हमारी ये सब पार्सिंग टेक्निक की मदद से ही होता है। तो एल आर पार्सिंग की विधियां के प्रकार जो है हमारे आपके पास एल आर पार्सिंग की 3 प्रकार की विधियां शामिल हैं, जिसकी चर्चा इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सरल एल आर पार्सर, जिसको मैं बोल सकता हूँ एस एल आर पार्सर। तो एस एल आर का नाम ही है कि सिंपल वाले में हमने तो उसका नाम ही है सरल एल आर पार्सर। निष्पादन अपेक्षाकृत सरल और सस्ता है, लेकिन व्याकरण की विशेष कक्षाओं के लिए ये एक पार्सिंग तालिका बनाने में असमर्थ है। ये पार्सिंग टेबल बनाता है जो इनपुट स्ट्रिंग पार्सिंग करने में सहायता करता है। संदर्भ मुक्त व्याकरण के प्रावधान के साथ SLR पार्सिंग संभव है, क्योंकि कॉनिकल ये बहुत अच्छा एक वर्ड है क्योनिकल, इसको हम लोग कैनिकल बोलते हैं, जो आपको इसमें बहुत ज़रूरत आती है इसकी मैकेनिकल कैसे आइटम सेट्स बनते हैं, कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है। तो मैं आपको एक जब एग्जांपल समझाऊँ उसमें बताऊँ कैनोनिकल आइटम सेट क्या होते हैं, तभी आप समझ लीजिए कैनोनिकल क्या होता क्या है। तो कैनोनिकल LR यानी कि CLR पार्सिंग तालिका LR1 प्रविष्टियों के कैनोनिकल सेट का उपयोग करके बनाई गई है। SLR1 पार्सिंग की तुलना में CLR1 पार्सिंग तालिका अधिक स्थिति बनाती है। यह केवल CLR1 के लुक हेड प्रतीकों में कमी नोड पे जा सकता है, बाकी किसी भी नोड पे नहीं जा सकता है। लुक अहेड यानी कि LR जो आपका पार्सर है SLR और CLR पार्सर की तुलना में इसमें मध्यम स्तर की शक्ति है। इससे बनाने वाली तालिकाएं CLR पार्सर से छोटी होंगी क्योंकि ये संकुचित है। LR पार्सर बॉटम अप पार्सर है जो स्पष्ट व्याकरण यानी कि आपका बिल्कुल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर का उपयोग करके दिए गए स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री उत्पन्न करता है। यह सबसे दाहिने व्युत्पत्ति के विपरीत अनुरोध करता है। अब हम समझते हैं कि LR पार्सर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें LR0 जो मैंने आपको दिखा चुका है डायग्राम के थ्रू भी, LR0 फिर SLR1 फिर LALR1 फिर CLR1। ऑपरेटर प्राथमिकता पार्सर दिए गए व्याकरण को स्ट्रिंग से पार्स ट्री उत्पन्न करता है, लेकिन एकमात्र शर्त यह है कि 2 लगातार नॉन टर्मिनल और एप्सिलॉन कभी भी किसी भी उत्पादन के दाईं ओर दिखाई नहीं देता है। ऑपरेटर प्राथमिकता पार्सिंग तकनीकों को ऑपरेटर व्याकरण पर लागू किया जा सकता है। संचालक व्याकरण एक व्याकरण को संचालक व्याकरण कहा जाता है यदि दाईं और कई उत्पादन नियम मौजूद नहीं है। अब हम समझते हैं कि एप्सिलॉन का क्या रूप है। एप्सिलॉन आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी टीओसी में पढ़ा है कि इसका क्या यूज़ होता है। तो एप्सिलॉन का रूप के बारे में आप जानते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, 2 नॉन टर्मिनल लगातार दिखाई देते हैं, यानी कि उनके बीच किसी भी टर्मिनल के बिना ऑपरेटर प्राथमिकता पार्सिंग अधिकांश भाषा निर्माण पर लागू करने के लिए एक सरल तकनीक नहीं है, लेकिन ये लागू करने के लिए एक आसान तकनीक में विकसित होती है जहां एक उपयुक्त व्याकरण तैयार किया जा सकता है। अब हम समझते हैं SLR पार्सर के बारे में, क्योंकि यही हमारा मुख्य विषय है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं पहले। तो SLR1 सरल LR पार्सिंग को संदर्भित करता है। ये LR0 पार्सिंग के समान है, क्योंकि LR0 पार्सिंग के लिए पार्सिंग तालिका के निर्माण के लिए केवल विहित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एकमात्र चीज जो LR0 पार्सर को SLR पार्सर से अलग करती है वह है बदलाव की संभावना कम होना। संघर्ष, क्योंकि हम LR0 पार्सिंग तालिका में सभी टर्मिनल स्थितियों के अनुरूप कम दर्ज कर रहे हैं। इस समस्या की समाप्ति अवस्था में कम कर दें दर्ज करके हल किया जा सकता है। जो उत्पादन में
LHS के पालन में मिल सकता है, मेल खाती है। वस्तुओं को इस संग्रह में SLR1 के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए क्लोजर और गोटो संचालन निर्धारित करने के लिए दिए गए व्याकरण का उपयोग करके तालिका बनाने के लिए नियमों का संग्रह का उपयोग किया जाता है। SLR पार्सिंग एल्गोरिदम का उपयोग करना काफ़ी आसान और प्रभावी है। SLR1 पार्सिंग में शामिल विभिन्न चरणें दिए गए फ्लोग्राफ में दिखाई गई है। जैसे आपको दिखा रहे हैं आप फ्लोग्राफ में, सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमारा आता है राइट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द इनपुट स्ट्रिंग। मतलब आपके पास जो इनपुट स्ट्रिंग आपके पास गिवन है, कोई भी नाम इनपुट स्ट्रिंग का कोई भी नाम होता है आपके पास, उसके लिए आप पहले CFG को डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब ग्रामर के बाद CFG नहीं कि प्रोडक्शन रूल्स, आपके पास कौन कौन सी ग्रामर है, मतलब किस किस चीज़ से मैं क्या ला सकता हूँ, क्या मैं निकाल सकता हूँ, एक नॉन टर्मिनल से मैं कैसे टर्मिनल को तक पहुँच सकता हूँ। तो ये आपके पास पहले से प्रोडक्शन रूल्स बोलते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होते हैं, आपके पास उपलब्ध होते हैं। यदि नहीं है तो आपको वैसे अपने बनाने पड़ते हैं आपको। तो जनरली आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना के देगा। फिर धीरे आप जब समझना चालू कर देंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे इसमें ग्रामर प्रोडक्शन रूल्स बनते हैं, कैसे इसमें ग्रामर बनती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, किसके लिए, इनपुट स्ट्रिंग के लिए। अब जैसे आपका बन गया तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि आपके इस ग्रामर में एम्बिग्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन रूल्स है वो पर्टिकुलर एक ही इनपुट स्ट्रिंग में जब पास ट्री जनरेट करता है, क्या वो एक से ज़्यादा पास ट्री जनरेट कर पा रहा है क्या। यदि पूरे प्रोडक्शन के रूल की हेल्प से और वो इनपुट स्ट्रिंग जो दी गई है उसमें मेरी एक ही पास ट्री जनरेट हो रही है, तो मतलब क्या हो गया, नॉन एम्बिगुअस हो गया। बट यदि एक से ज़्यादा पास ट्री जनरेट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी ग्रामर बोलते हैं। मतलब वो ग्रामर सही नहीं है, वो क्या है कि एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस कर रही है। मतलब एम्बिग्यूटी को मैं जनरल भाषा में बोलूँ, वैसे आपने TOC में पढ़ा है कि एम्बिग्यूटी क्या होती है, फिर भी जनरल भाषा में बोलना चाहूँ, कन्फ्यूजन स्टेट। मतलब अब क्या हुआ, कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। आप कन्फ्यूजन्स आएंगे तो क्या होगा, आपके डिसीजन कई बार गलत भी हो जाते हैं। कई बार आप खेलने गए, आप बैटिंग में कर रहे हैं, आपको शॉर्ट सिलेक्शन करना है, आपको शॉर्ट सिलेक्शन आपने किया, आप डबल माइंड हो गए वहाँ पे, मैं उसको कवर ड्राइव खेलूँगा, आपने खेल दिया उसको लॉन्ग ऑन में और आप वहाँ पे आउट हो गए। तो आपके जो सोच आप कन्फ्यूजन काफ़ी आ गए। तो आप एक कन्फ्यूजन जब आते हैं कि चीज़ों में आके, तो वहाँ पे क्या होती है, एम्बिग्यूटी रहती है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, टर्न करना है, गाड़ी को मोड़ना है, मैं यहाँ से नहीं आगे से टर्न करूँगा, आपने सडनली वहाँ से दूसरी जगह से टर्न कर लिया, तो क्या हुआ, पीछे से जो आ रहा है वो ऑब्वियसली क्या हो गया, वो सोच रहा है कि आप वहाँ से वो प्रेडिक्ट कर रहा है आपको, क्योंकि आपका रास्ता आपका मूवमेंट वैसे दिखा रहा था, पर अचानक से आपने डिसीजन चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आप डबल माइंड कभी मत होइए। डबल माइंड जब जब आप होंगे तो आपका क्या होगा, एम्बिग्यूटीज़ क्रिएट होंगी। एम्बिग्यूटीज़ क्रिएट हो जाएंगी तो फिर आपके कोलिजन्स होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो हमको हमेशा इस कोशिश यही करनी है, सेम चीज़, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को भी हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि हमको ये देखना है कि हमारी ग्रामर जो हमने बनाई है किसी इनपुट स्ट्रिंग के लिए वो एम्बिगुअस ना हो। तो चेक द ग्रामर एम्बिग्यूटी, और हमको पहले चेक करना है। अब उसके बाद हम आते हैं कि एंट्रेंस आउटपुट इन दी स्पेसिफाइड ग्रामर, उसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। फिर आता है हमारा क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR पार्सिंग आइटम्स। मतलब कैनोनिकल जो आइटम सेट्स हैं हमारे उस पर, उसके किसी भी प्रोडक्शंस के, किसी भी ग्रामर्स के, उसके हमारे पास कितने LR0 के मुझे कैनोनिकल आइटम सेट्स को पूरा निकालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किसका, भाई जितना मैंने डायग्राम बनाया उसको DFA में डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इस ग्रामर का वो पूरे उसका नहीं बना पाया कि स्ट्रिंग पूरी कैसे मूव करेगी, हर एक अल्फ़ाबेट को 1 बाय 1 रीड करेगा, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाएगा और कैसे आपका ट्रांजेक्शन्स होगा पूरा। तो उसको दिखाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसके, एक आपके DFA की, जिसको मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कंस्ट्रक्ट डेटा फ्लो डायग्राम भी बोल सकते हैं इसको। और फाइनली ये पूरा करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक टेबल मिलता है, और टेबल का नाम क्या होता है, SLR1 पार्सिंग। तो देखिए कहाँ से चीज़ चालू हुई, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, और हमको मिलती क्या है, SLR1 पार्सिंग मिलती है। तो ये इसका फ्लो ग्राफ है। आपको ये सब चरणों से हमको गुजरना पड़ता है, और इन चरणों के बाद ही हमको क्या मिलता है, हमको एक SLR1 पार्सिंग का फॉर्म मिलता है। अब हम समझते हैं SLR1 पार्सर की कार्यप्रणाली के बारे में। SLR जो हमारा पार्सर एक सरल पार्सर है, एक बॉटम अप पार्सिंग तकनीक है जो किसी भाषा के वैध वाक्यनिवास और पहचानने के लिए एक नियतात्मक परिमित ऑटोमेशन DFA का उपयोग करती है। ये इस पार्सर के द्वारा व्याकरण नियम के DFA की संग्रह से एक
पार्स तालिका तैयार की जाती है। पार्सिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लागू होने का वाला व्याकरण नियम बाद में पार्स तालिका का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। आइए बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं और उससे हम एसएलआर पास कैसे बना सकते हैं उसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको एसएलआर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर को देखना पड़ेगा और उसको LR0 में तब्दील करना पड़ेगा। जब तक कि वो LR0 का टेबल आपका नहीं बनेगा, जब तक कि आप SLR का टेबल आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा अपन क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पहले से दी गई है। यहाँ मेरे पास दो प्रोडक्शंस यहाँ पे गिवन है। एक मेरे पास प्रोडक्शन है कि मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल है मेरा ई, और ई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पहले प्रोडक्शन में T+E। तो देखिए दोनों के दोनों नॉन टर्मिनल हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड तो पता ही हमको नॉन टर्मिनल रहेंगे ही रहेंगे। राइट में हो सकता है हमारे पास टर्मिनल्स हो, बट यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन मिलती है जो ई प्रोड्यूस कर रहा है T+E को। ये पहला मेरे पास प्रोडक्शन है। दूसरा मेरे पास प्रोडक्शन है एक और प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कैपिटल T। वो भी क्या है? एक नॉन टर्मिनल है। तो दो प्रोडक्शन यहाँ पे ई के मिलते हैं और दोनों के दोनों मुझे क्या मिलते हैं? नॉन टर्मिनल के फॉर्म में मिलते हैं। एक T+E के एक्सप्रेशन के रूप में मिलता है और दूसरा मुझे क्या मिलता है? टी के फॉर्म में मिलता है। साथ ही साथ में एक और प्रोडक्शन रूल गिवन है मेरे पास टी का भी। तो टी का आपको दिख रहा होगा, आपको प्रोड्यूस टी करता है और प्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है? आपको आईडी दिया हुआ है। आईडी मतलब कोई भी आपका हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, स्मॉल a b c प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक आइडेंटिफायर हम लोग उसको बोलते हैं। आईडी मीन्स मतलब आइडेंटिफायर्स हम उसको बोलते हैं। तो ये देखिए आइडेंटिफायर्स हमारे लिए क्या हो गया? टर्मिनल्स हो गए। तो टी के मेरे पास एक ही प्रोडक्शन रूल है और उसका नाम है आईडी। कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है आपके पास, जैसा आपको जैसी रिक्वायरमेंट है स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मैं उस ग्रामर में उसको लाके उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ई के मेरे पास दो हैं, एक एक्सप्रेशन है जो T+E के फॉर्म में है और दूसरा क्या है? टी के फॉर्म में है। तो चलिए मैं सबके पहले मार्किंग कर लेता हूँ। तो पहला जो एक्सप्रेशन T+E इसको मैं बोल देता हूँ प्रोडक्शन रूल 1। दूसरा मेरे पास जो केवल टी है, ई का जो प्रोडक्शन है उसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ और टी का जो तीसरा जो है मेरे पास आईडी आइडेंटिफायर उसको मैं तीसरा दे देता हूँ। चलिए अब चालू करते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, कैसे हम LR0 तक के पहुंचते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैसे LR1 उसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट के लिए हमको एक हमको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट पास करने के लिए आपको मतलब स्टार्टिंग सिंबल है। स्टार्टिंग आप वहाँ से आपको ग्रामर आपको स्टार्ट होगी। तो कोई भी एक स्टार्टिंग सिंबल आप एस भी ले सकते हैं और मैं कोई भी वेरिएबल से ले सकता हूँ, पर उसको डिनोट करने से पहले उसमें डैश का लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है पहले क्या? ई डैश। आप चाहो तो एस डैश भी ले सकते हो, कुछ ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एस डैश से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी ग्रामर है उसको वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ मैंने ई डैश ले लिया है तो ई डैश मेरे पास क्या हो गया? एस डैश क्या हो गया? मेरा स्टार्टिंग सिंबल हो गया। इसने क्या प्रोड्यूस किया? इसके प्रोडक्शन में हो गया। तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? ई से मुझे कौन सा मिल रहा है? सबसे पहली ग्रामर कौन सी है? वो क्या है? आपका रूल दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं पास करता हूँ मेरा स्टार्टिंग सिंबल से, तो एज प्रोड्यूस द फर्स्ट ग्रामर का लेफ्ट हैंड साइड। तो पहला कौन है हमारे पास? ई है। तो ई को मैं में लाया और साथ ही साथ मैंने क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया ई के पहले। ठीक है, डॉट का बड़ा अच्छा रोल है यहाँ पे। डॉट का मतलब क्या? अभी तक कि उसने किसी को देखा नहीं है। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसने तो उसको रीड नहीं किया है, वो उसके पहले लग चुका है। पहले लग गया मतलब कि उसको रीड करेगा वो, अभी उसने रीड नहीं किया। एक बार रीड कर लेगा तो फिर उसको वो पास करेगा और वो जस्ट जंप मार के किसी भी बीच में किसी भी लेटर को वो स्किप नहीं करता है, 1 बाय 1 ही वो आगे बढ़ता है। तो डॉट अभी ई के पहले लगा हुआ है, मतलब ई को उसने रीड नहीं किया है। ई को जैसे ही रीड कर लेगा तो डॉट कहाँ चले जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, ई के आगे में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने क्या किया? आपको ई के पहले मैंने क्या लगा दिया। जब वो रीड करेगा तो ई से मुझे क्या क्या मिलने वाला है? तो मैं जाऊँगा ग्रामर में, जो मेरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, मैं ये चेक करूँगा कि ई से मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो मैं देखता हूँ ई से मुझे मिल सकता है क्या? पहला एक्सप्रेशन देखिए जो इसको मैंने मार्किंग किया था T+E। तो T+E को मैं क्या लिख दूंगा? वो खुलने से पहले मैं उसको लिख लूँगा कि भाई वो जैसे जैसे वो रीड करेगा वो ये सब भी उसके ओपन होने वाले हैं। तो T+E को भी वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। मैं एक और देखूंगा कि और भी कोई एक्सप्रेशन है क्या? हाँ, ई एक और दिखा रहा है मेरा, जिसका मैंने मार्किंग की है सेकेंड नंबर प्रोडक्शन से, जिसका नाम है केवल टी। तो मैंने वहाँ पर भी टी लिख दिया। साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ डॉट भी लगाऊंगा। डॉट का बहुत बड़ा रोल है। तो ई जो अपने रीड करने वाला और जो ओपन कर रहा है, जितने प्रोडक्शंस हैं उन सबके सामने भी क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे T+E के सामने भी क्या लग चुका है? डॉट लग चुका है। अब तीसरे प्रोडक्शन जो अब ई का जो एक और टी है उसके सामने भी क्या लग चुका है? डॉट लग चुका है। अब यदि मैं टी को रीड करता हूँ तो आपको ये भी पता है कि अब ई को तो मैंने ओपन कर लिए पूरे, जब मैं टी को रीड कर डॉट, क्योंकि डॉट तो अब रीड करने वाला है उसको, तो उसके भी जितने प्रोडक्शन होंगे उसको भी ओपन करेगा।
तो यहाँ पे जैसे वो डॉट को टी को रीड करने वाला है, तो टी के भी आप देखोगे कौन कौन से प्रोडक्शन गिवन है, तो यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्शन गिवन है जिसका नाम है क्या, आइडेंटिफायर। तो मैंने उसको भी साथ में इंक्लूड कर लूँगा क्योंकि वो भी खुलने वाला है। मतलब आप किसी बंदे के पास पहुँच गए, उससे एसोसिएट जितने भी लोग होंगे वो सब एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। तो सब एक्टिव जितने भी होने वाले होंगे सबको मैं क्या कर दूंगा, रनिंग स्टेट में नहीं पर आपके रेडी स्टेट में जरूर आ जाएंगे, तो सबको मैं क्या कर दूंगा, रेडी स्टेट के अंदर में डाल दूंगा। तो यहाँ देखिए आपके केवल मैंने आर्गुमेंट मैंने पास किया ई डैश से, मेरे पास 4 प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाते हैं। एक हो जाता है ई डैश प्रोड्यूसेस डॉट ई, दूसरा आ जाता है ई प्रोड्यूसेस डॉट टी प्लस ई, तीसरा आ जाता है ई प्रोड्यूसेस डॉट टी, और चौथा आ जाता है टी प्रोड्यूसेस डॉट आई डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से समझिएगा इसको, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपको SLR बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम लोग LR0 बना रहे हैं। अब चलिए सबसे पहले प्रोडक्शन को लेते हैं जिसका नाम है क्या, ई डैश प्रोड्यूसेस डॉट ई। यहाँ पे डॉट ई को रीड करता है और ई को रीड करके क्या चले जाता है, वो आगे चले जाता है, क्योंकि ई के आगे कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं। तो उसको जब मेरा रिग गया तो मैंने फाइनली देखिए एक रिंग बनाई है यहाँ पे जिसमें लिखा है ई डैश प्रोड्यूसेस ई के बाद मैंने डॉट, मतलब ई को उसने रीड कर दिया और रीड करके उसने बाकी सबको क्या कर दिया, ओपन भी कर दिया है। और वो क्या हो गया, वहाँ पर एंड हो गया क्योंकि ई के आगे अब कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस ये जो पर्टिकुलर केस कहता है ये स्पेशल केस कहलाता है, और स्पेशल केस क्या कहलाता है इसको बोलूँगा मैं एक्सेप्टिंग स्टेज बोल दूँगा। तो ई डैश प्रोड्यूसेस ई डॉट जब हो गया, अब डॉट का आगे तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ये स्पेशल केस कहलाता है। ये किसके लिए होता है, केवल स्टार्टिंग सिंबल के लिए होता है ई डैश के लिए, इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सेप्टिंग स्टेट बोलूँगा। ये पहला काम खत्म होता है। और साथ ही साथ में जो मैंने निकाला है उसमें ग्राफ मैंने उसको ई से भी मार्क कर दिया। ऑन ई वो कहाँ मूव कर रहा है, वो यहाँ मूव कर रहा है, क्योंकि डॉट किसको रीड कर रहा है, ई को रीड कर रहा है, इसलिए ऑन ई मैंने एक चार्ट एक आर्क बनाया, उसके ऊपर ई लिख दिया और साथ ही साथ में उसको वहाँ पहुँचा दिया। अब दूसरे में एक्सप्रेशन में आता हूँ जहाँ मेरे पास दूसरा क्या है, ई प्रोड्यूसेस डॉट टी प्लस ई, मतलब यहाँ पे डॉट किसको रीड करने वाला है, टी को रीड करने वाला है। तो देखिए टी को उसने रीड किया, तो ऑन टी मैंने एक और निकाला वहाँ से, ऑन टी किया। अब टी को जैसे ही वो रीड किया तो देखिए कहाँ पहुँच गया वो, ई प्रोड्यूसेस टी डॉट प्लस ई, ठीक है। अब टी को उसने रीड कर चुका है, टी के आगे बढ़ गया क्योंकि प्लस एक खुद एक क्या है, टर्मिनल है, ठीक है, वो एक ऑपरेटर भी है, साथ साथ में क्या है, टर्मिनल है। तो मैं बोला ना आपको स्किप नहीं कर सकता। तो अब क्या हो गया, डॉट जो है टी के तो आगे लगेगा, बट जो प्लस है उसके क्या लगेगा, वो पहले लगेगा, मतलब अगली बार वो प्लस को रीड करने वाला होगा, ठीक है। तो टर्मिनल को रीड करना, तो उसमें मुझे किसी चीज़ को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, टर्मिनल कभी भी किसी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होता ही नहीं है। हमेशा जो आपके नॉन टर्मिनल आते हैं वही दिक्कत करते हैं और उसी के प्रोडक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब टी का एक निकल गया, साथ ही साथ देखिए टी का एक और प्रोडक्शन वहाँ पे ई प्रोड्यूसेस डॉट टी, मतलब एक और भी मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं उसको साथ में इंक्लूड कर दूंगा। तो एक ही टी से मैं बना सकता हूँ, तो दो वहाँ से भी टी निकला और यहाँ से भी ऑन टी निकला, तो ऑन टी कहाँ पहुँच गया, वो ई प्रोड्यूसेस टी डॉट, मतलब अब इसके आगे भी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब जो जो चीज़ आगे नहीं है, पहला बात तो स्पेशल केस था जहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल था वहाँ पर वो एक्सेप्टेड हो गया, बट ये जो है ई प्रोड्यूसेस टी डॉट और टी के आगे कुछ भी नहीं है तीसरे वाले में, मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, रिड्यूस ग्रामर हो गई, मतलब मैं इसके आगे अब नहीं बढ़ सकता। इसको मैं स्टार मार्क कर दीजिए और स्टार को मार्क करने के बाद क्या कर दीजिए, इसको रिड्यूस भी लिख दीजिए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिड्यूस ग्रामर हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा, चौथा मेरा एक्सप्रेशन बचा हुआ है टी प्रोड्यूसेस डॉट आई डी। अब आई डी यानी कोई आइडेंटिफायर है, उसको रीड करी और डॉट कहाँ चला गया, वो भी आगे चला गया, मतलब उसके आगे अब कोई भी चीज़ नहीं है। जिसके डॉट जैसे आगे पहुँचता है और डॉट के आगे कुछ भी टर्मिनल कुछ भी नॉन टर्मिनल नहीं होता है, मतलब वो ग्रामर क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। वो स्पेशल उसमें आप स्टार मार्क सर्कल मार्क कर दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए और उसको लिख दीजिए क्या, रिड्यूस ग्रामर हो गई। जैसे आपकी रिड्यूस हो गई तो चलिए इसकी मार्किंग भी अपन लोग कर लेते हैं। तो जैसे मैं बोला ना, इसकी मार्किंग करने के लिए आपका सबसे पहला जो टेबल था वहाँ को I0 कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको क्या DFA बनाने में आसानी होगी। अभी मेरे पास I0 कौन सा हुआ, जहाँ से अपन स्टार्ट किए, ई प्रोड्यूसेस में 4 आपकी ग्रामर थी, ई प्रोड्यूसेस डॉट ई प्रोड्यूसेस डॉट टी प्लस ई प्रोड्यूस डॉट टी प्रोड्यूसेस डॉट आई डी, ये आपकी I0 से मार्क हो जाएगी। इसके बाद आपने इससे क्या क्या निकाला आपने, एक तो आपने एक्सेप्टिंग स्टेट निकाल दी, ई डैश प्रोड्यूसेस ई, ये आपकी I1 हो जाएगी। दूसरा आपका हो जाएगा ई प्रोड्यूसेस टी डॉट प्लस ई, और दूसरा ई प्रोड्यूसेस टी डॉट, ये तो आपकी ऑन टी के जो प्रोडक्शंस थे जितने भी थे वो आपके I2 के अंदर आ जाएंगे, और ऑन ID जो आपके प्रोडक्शन का जो आया ये आप किसके अंदर आ जाएंगे, I3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे पास 2 रिड्यूस भी हो गए और 2 ऐसे भी हो गए। अब चलिए इसके आगे पर अभी गेम खत्म नहीं हो, क्योंकि आपके पास अभी भी डॉट बचा हुआ है, पहले वाले का हो चुका है ऑन ई का, और ऑन ID आपके यहाँ पे अब रिड्यूस हो जाते हैं, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और बट आपके पास जो आपके पास ऑन टी के 2 ग्रामर प्रोडक्शंस थे, जिसमें दूसरा वाला जो था टी डॉट वाला वो तो खत्म हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, बट अभी आपके पास
टी डॉट प्लस ई वाला प्रोडक्शन बचा हुआ है। तो मुझे वन बाय, जब तक कि वो एंड नहीं होता मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जब वो प्लस को रीड कर रहा है, यानी कि ऑपरेटर को रीड कर रहा है, यानी कि टर्मिनल को रीड कर रहा है, तो देखिए ग्रामर कहाँ जाती है। तो मैं ऑन प्लस अब निकालूंगा। तो ऑन प्लस मैंने एक आर्क बनाया और मेरा पे एक नया चार्ट बनता है। उसको प्लस को रीड करने का मेरा डॉट कहाँ चला जाएगा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे I4 जहाँ पे मार्क किया हुआ है उस टेबल को देखिए, वहाँ पे देखा वो सर्कल में आपको दिखेगा, वो निकालता है प्लस को रीड किया तो टी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वो तो वहीं का वहीं रहेगा, प्लस डॉट ई हो जाएगा। मतलब अब डॉट कहाँ पहुँच चुका है, प्लस के आगे और ई के पहले। अब दिक्कत यहाँ फिर चालू होती है क्योंकि बाकी सब तो खत्म हो गए, बट अब जो है आपका जो डॉट है अब ई को रीड करने वाला है। तो ई को यदि रीड करने वाला तो उससे एसोसिएटेड जितनी चीज़ें वो फिर से क्या आ जाएंगी, फिर से एग्जिस्ट करेंगी। तो वही बात होगी जो हमने जहाँ से स्टार्ट करी थी, जैसे ही वो ई पर आया तो ई के जितने भी प्रोडक्शन फिर से ओपन हो जाएंगे। तो वही चीज़ फिर से ओपन होती है। नाउ आपका जैसे डॉट ई को रीड करने वाला है तो ई के प्रोडक्शन सबसे पहला क्या दिया हुआ है, ई प्रोड्यूसेस टी प्लस ई, ये भी आ जाएगा। ई प्रोड्यूसेस टी, ये भी आ जाएगा। और टी का भी आ जाएगा क्योंकि टी भी ओपन होने वाला, तो टी प्रोड्यूसेस डॉट आई डी, ये भी आ जाएगा। ये सब के सब फिर से वापस आ गए और इनके आगे सबसे फिर से क्या लग जाएगा, मेरे पास डॉट लग जाएगा। तो जब तक ये पूरी चीज़ खत्म नहीं होगी ये चीज़ें हमेशा आगे बढ़ते रहेंगी। अब जैसे ये आ गया फिर से मैं आगे बढ़ाऊंगा तो सबसे अब फिर से मेरे पास 4 प्रोडक्शंस आ गए। I4 में आपको दिख रहा होगा 4 प्रोडक्शंस गिवन है मेरे पास। तो I4 में 4 प्रोडक्शन, जैसे ही आपके आगे पहला प्रोडक्शन आप ओपन करेंगे, पहला प्रोडक्शन क्या है, ऑन ई है। तो ऑन ई को उसने रीड किया और कहाँ पे चला गया, वो I5 में चला गया। तो ई प्रोड्यूसेस टी प्लस ई डॉट, और ये यहाँ के खत्म हो जाएगा। अब इसका आगे ये नहीं बढ़ने वाला है, रिड्यूस हो चुका है ये। अब ये भी यहाँ पे आगे क्या रुक गया I5 में आगे। दूसरे प्रोडक्शन में आते हैं, ई प्रोड्यूसेस डॉट टी प्लस ई। तो अब आपको टी को रीड कर रहे हो। अब आप देखो, आप चाहो तो आगे बना सकते हो पर कोई मतलब नहीं है, आपने ऑन टी वाला तो ऑलरेडी आपने पहले से बना के रखा हुआ है, तो क्यों आप आगे बढ़ोगे। आपने क्या कर दिया, वहाँ पे क्या कर दिया, एक तरीके से जब DFA डिज़ाइन कर रहे तो हमने I4 से हम डायरेक्टली उसको कहाँ पे चले गए, I2 में चले गए। तो I2 भी वही काम कर रहा है जो आपका I4 का सेकंड प्रोडक्शन करने वाला है। या मैं I4 का थर्ड प्रोडक्शन को देखूँ, ई प्रोड्यूसेस डॉट टी, वो भी वही काम करने वाला है जो I2 करने वाला है। तो मैं क्यों आगे बढ़ाऊंगा, उसको बार बार वही चीज़ें बनाऊंगा ऑन टी। मैंने क्या कर दिया, एक लूप को वापस कर दिया और I4 के उस प्रोडक्शन को मैंने I2 से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों वो जितने बार भी आएंगे वो वही काम करेंगे। तो जितने बार भी डॉट ई ओपन होगा, क्योंकि अगले बार भी होने वाला है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं, तो जब जब होगा आपका तो आपको वापस इसी सेल्फ लूप में आप आ सकते हैं। वापस I4 से I2 चले जाइए, I2 से I4 आ जाइए, आपका बार बार काम होता रहेगा। और सबसे लास्ट जो है आपका आइडेंटिफायर टी, जहाँ पे आपको डॉट ID को देख रहा है, तो वहाँ पे भी आप आगे बना सकते हैं, ID के बाद डॉट लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। आप उसको भी कहाँ भेज दीजिए, वापस लूप में भेज दीजिए, I3 में भेज दीजिए। जितने बार भी आपका आएगा उन लोग वहाँ पर भी आपस में घूमते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ कैसे बना होगा आपको समझ में आया, और ये जो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया, कैसे मैंने कैसे मैंने इसको रिड्यूस किया है, कैसे इसको बनाया, कैसे मैं इसको एक्सेप्टिंग स्टेट में लेके आया। जब ये पूरा बन जाएगा तभी आप क्या कर सकते हैं, LR0 का टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं टेबल बनाया है, मैंने LR0 का पहला टेबल जो है उसका नाम है क्या, LR0। और दूसरा LR0 को अब बन गया तो फिर आप SLR को भी बना लेंगे। तो सबसे पहले LR0 को बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल में सबसे पहले स्टेट को मार्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ मेरे पास कितनी स्टेट आई है, 5 स्टेट आई हैं। तो मैं स्टेट के अंदर क्या लिख दूंगा, 0 1 2 3 4 5 और 6 स्टेट है यहाँ पे मेरे पास। तो मैंने जितनी स्टेट्स थी मैंने सब स्टेट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैंने स्टेट्स को लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, जितने के पहले 2 और कॉलम बनेंगे, पहले कॉलम का नाम रहेगा एक्शन और दूसरे कॉलम का नाम रहेगा क्या, गो टू। पहले जो एक्शन वाला कॉलम है उसके मेरे पास है आपके पास ID प्लस और डॉलर, ये मेरे पास 3 सिंबल बनते हैं, ID प्लस और डॉलर। डॉलर मतलब क्या होता है कि फाइनली ये एक्सेप्ट स्टेज के लिए आता है, सभी मतलब एक्सेप्ट जब करना है तो मैंने कर लिया इसको, ये एक्सेप्टिंग हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके एक्सेप्ट को डॉलर का अपन डाल देते हैं। और गो टू स्टेटमेंट में कौन आता है, नॉन टर्मिनल्स आते हैं। नॉन टर्मिनल कौन कौन से हमारे पास, ई और टी हैं, तो मेरे गो टू स्टेटमेंट में वो चले गए। तो चलिए 1 बाय 1 बनाते हैं इसको हम ना। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट I0 से चालू करते हैं। तो I0 जो मेरा जो स्टेट है वो देखिए कैसे इसमें मूवमेंट करता है, वो हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेट दिख रहा होगा I0। तो I0 देखिए वहाँ कहाँ पे पहुँच पा रहा है, वो जा रहा है कि आपका जो है ऑन ID। देखिए
आप 0 पे है तो ऑन ई भी आप जा पा रहे हैं, तो ऑन ई से आप कहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप I1 में पहुँच रहे हैं। तो देखिए मैं जाऊँगा गो टू स्टेटमेंट में, और गो टू स्टेटमेंट में ई के नीचे क्या पास कर दूंगा, 1 को पास कर दूंगा। साथ ही साथ स्टेट आपका 0 से आप ऑन टी भी कहाँ पे जा पा रहे हैं, ऑन टी आप 2 पे पहुँच पा रहे हैं, तो आपने टी के नीचे क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो देखिए गो टू में देख लिया मैंने 1 और 2 को दोनों को मैंने मार्क कर दिया है। तो ऑन ई भी आप कहाँ जा रहे हो, ऑन टी भी आप कहाँ जा रहे हो, कौन कौन सी स्टेट में आप जा रहे हो, 1 और 2 आपकी मार्क हो चुकी है। साथ ही साथ में I0 से आपका तीसरा जितने आपके आउटपुट है वो सबको निकालना है आपको। तो I0 से आपका तीसरा जो कौन है वो आपका ऑन ID भी जा रहा है। तो ऑन ID आप कहाँ पहुँच पा रहे हो, आप अब देखोगे तो आपका आप पहुँच पा रहे हो I3 में पहुँच पा रहे हो, I3 में पहुँच रहे हो। साथ ही साथ में एक और चीज़ आपको दिख रही है, वो चीज़ क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, उसके आगे वो और नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ मैं रिड्यूस जब लिखने चाहूँगा तो यहाँ पे मैं कैसे टेबल में मार्क करूँगा, तो आप ऑन ID क्या लिख दोगे, यहाँ पे S3 लिखोगे। ये स्पेशल टर्म है S3, क्योंकि अब आपके आगे इसमें आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, ये शिफ्ट हो चुका है। एस का मतलब होता है शिफ्ट, और शिफ्ट करके क्योंकि आपने कुछ मूवमेंट नहीं किया, आईडी का आगे रीड करके आगे बढ़ गया, शिफ्ट कर लिया बस आपने, और किसी से ना आपने ओपन किया ना कुछ किया, तो शिफ्ट बस आपने किया, आपने कुछ ग्रामर को रिड्यूस नहीं किया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, S3 के फॉर्म से, क्योंकि I3 आपका वो है, इसलिए मैंने S3 को वहाँ से लिया हुआ है, और S का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है, इसलिए मैंने ऑन 0 क्या कर दिया, इसको S3 लिख दिया। अब मैं आता हूँ I1 में। अब I1 में देखिए एक ही प्रोडक्शन है मेरे पास, ई डैश प्रोड्यूसेस ई डॉट, और इसके ये तो ऑलरेडी एक्सेप्टिंग स्टेज है, तो एक्सेप्टिंग है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपको टर्मिनल आपको एक्शन स्टेट में दिख रहा है, सभी के नीचे आप क्या लिख सकते हो, एक्सेप्टिंग। और पूरे में नहीं लिखना है तो केवल आप डॉलर में जाइए, डॉलर के नीचे आप लिख दीजिए क्या, एक्सेप्टेंस। तो एक जगह भी लिख देंगे तो उसका मतलब ये होता है कि ऑल जगह वो क्या है, एक्सेप्टेंस, और चाहो तो पूरी जगह लिख दो तो भी वो एक ही मतलब का रहता है। अब फिर हम आते हैं किसमें, I2 में। आप I2 को हम बात करते हैं, यदि मैं दूसरे स्टेट की बात करूं, वो उसके कौन कौन से आउटपुट आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा 2 से मैं निकलता हूं। सबसे पहले मैं ऑन ID निकल रहा हूं, ऑन ID में देखता हूं तो वैसे मैं ऑन प्लस भी निकल रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं। तो मैं 1 बाय 1 पहले छोटे फॉर्म से चालू कर देता हूं मैं। यदि मैं ID की बात करूं आपके सेकंड वाले स्टेट से, तो ऑन ID से आपको सबसे पहले क्या जा रहे हैं, आप R2 में जा रहे हैं, मतलब आप ID जा रहे हैं, और वो साथ साथ में क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो जा रही है। तो रिड्यूस हो जा रही है मतलब क्या हो रहा है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, R2 आप लिख सकते हैं। और रिड्यूस ये कहाँ पर हो रही है, हर जगह ही हो जा रही है। देखिए आप देखेंगे तो हर जगह वो रिड्यूस होते चले जा रही है। तो रिड्यूस मतलब आपका एक ही प्रोडक्शन था, आपका ई प्रोड्यूसेस टी डॉट हो गया था। तो टी डॉट हो गया मतलब क्या हो गया था, वो रिड्यूस पूरी हो चुकी थी, उसके आगे वो आगे और मूवमेंट नहीं कर सकती है। तो रिड्यूस हो गई मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, पूरे जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको R2 लिख सकता हूँ। साथ ही साथ में क्या हुआ, मैं ऑन प्लस, अब प्लस के माध्यम से आप कहाँ पे जा रहे हो, आप प्लस से कहाँ पहुँच पा रहे हो, वो आगे पहुंच गया, और ऑन ई को क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है। तो जैसे ही वो रीड कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है। तो आपने क्या कर दोगे, इसको कौन से स्टेट में किया, आप I4 में चले गए, तो उसको क्या करोगे, S4 लिख दोगे। तो आपका स्टेट 2 से जो आप प्लस के माध्यम से यानी एक्शन में कहाँ पहुँचते हो, आप S4 स्टेट में पहुँचते हो। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे S4 को भी मैंने मार्क कर दिया है। साथ ही साथ में मैंने मेरे R2 जो रिड्यूस हुई है वो सभी जगह पे आ जाएगी, ID में भी आ जाएगी, प्लस में भी आ जाएगी, और डॉलर में भी आ जाएगी। R2 मेरी तीनों जगह मार्क हो जाएगी। अब बात करते हैं I3 की। I3 में कौन है, एक ही प्रोडक्शन है, ID डॉट है। तो वो उसमें क्या हो रहा है, आपके I3 में आपके पास ऑलरेडी ग्रामर रिड्यूस हो गई है, तो सब जगह क्या लिख दीजिए आप, R3 आप लिख दीजिए, वहीं के वहीं वो रिड्यूस हो जा रही, कहीं जा ही नहीं रही है। तो R3 आपके सब जगह आ गया। अब उसका आता है मेरा फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज आपकी क्या जा रही है, वो शिफ्ट हो रही है। देखिए आपकी शिफ्ट हो रही है, तो वो कहाँ पर जा रही है, आपकी जा रही है S3 में। तो आपको केवल S3 ऑन ID आपकी कहाँ पे जा रही है, वो S3 में वापस चले जा रही है। तो आपने क्या कर दिया, आपका फोर्थ नंबर स्टेज से आप ऑन ID आप कहाँ पहुँच गए, थर्ड स्टेज में पहुँच गए। इसलिए नाम क्या हो गया आपका, शिफ्ट हुआ। आपने ग्रामर रिड्यूस नहीं करी, आपने शिफ्ट किया है, इसका नाम क्या है, S3 है। और फाइनली साथ में ऑन 4 आपकी और कहाँ पे जा रही है, वो 2 जगह जा रही है, ऑन ई भी जा रही है, ऑन टी भी जा रही है। ऑन ई कहाँ जा रही है, वो 5 में जा रही है, और ऑन जो टी है आपकी कहाँ पे जा रही है, वो 2 में जा रही है। तो एक बैक ब्रैकेट में चले गए और एक आगे बढ़ गई। तो एक आपकी ऑन ई 5 हो गई, ऑन टी आपकी 2 हो गई। और साथ ही साथ में जो आपका जो 5 है, वो जो स्टेट है आपकी R5 जो स्टेट है, वो फिर से क्या हो चुकी, रिड्यूस हो चुकी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे इसमें R1 के मैं इसमें मार्क कर सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इस ग्रामर से मेरे LR0 क्रिएट होता है। इस LR के 0 को आपको क्लियर हो गया होगा, तभी मैं आपको SLR1 को समझा सकता हूँ। क्योंकि ये समय ख़त्म हुआ है, तो मैं ये इसका कंटिन्यूशन में आपको अपनी नेक्स्ट प्रस्तुति जिसमें मैं CLR को भी समझाऊंगा, तो इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप SLR को पहले समझ लें और उसके बाद फिर CLR को अच्छे से समझें, तो क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन आपस में बहुत गहरा है।
तो आप उम्मीद करता हूँ आपको SLR समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट परिस्थिति में कैसे SLR बनता है और फिर कैसे CLR उसको कन्वर्ट करता है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।